आज से 500 साल पहले की बात है। बगदाद शहर में एक ताजिर रहते थे जिन्हें अल्लाह ने बहुत दौलत और इज्जत से नवाजा था। इस ताजिर के दो बेटे थे, कामरान और नौमान। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ कामरान जो हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाता था और दूसरी तरफ नौमान जो चालाक और अपने फायदे की सोचने वाला इंसान था। कामरान नमाज के पाबंद, मेहमानों का ख्याल रखने वाले और गरीबों की मदद करने वाले शख्स थे। अक्सर लोग उन्हें अमानतदार कामरान कहते थे, जबकि नौमान हर चीज में सबकत लेने वाला ज़हीन तो था, लेकिन ईमानदारी के मामले में हमेशा कमजोर रहा। वह माल दौलत कमाने की ऐसी राहें भी अपनाता जो अल्लाह को नापसंद थीं। एक दिन उनके वालिद शदीद बीमार हो गए। हकीमों ने जवाब दे दिया। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरी बहुत सी जमीनें हैं, यहां बगदाद में भी और दमिश्क में भी। मेरा खौफ है कि मेरी मौत के बाद तुम दोनों में इख्तिलाफ हो जाएगा। बूढ़े ताजिर ने आंखों में आंसू भरकर आगे कहा, नौमान, मैं तुम्हारे दिल में छिपी लालच को देख सकता हूं, और कामरान, तुम्हारी नरम तबीयत का फायदा उठाया जा सकता है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बाप की तरफ। मैं तुम दोनों को एक इम्तिहान में डालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरी वफात के बाद दमिश्क जाओ, वहां मेरी जमीन संभालो। जो उसे बेहतर तरीके से संभालेगा वही मेरी तमाम जायदाद का वारिस होगा। यहां की जमीन और वहां की जमीन, सब कुछ। नौमान की आंखों में चमक आई, जबकि कामरान ने अपने वालिद के हाथों को चूमा और कहा, आपकी मर्जी के मुताबिक होगा अब्बाजान। 3 दिन बाद बूढ़े ताजिर ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा मोहल्ला सोगवार था। दफन करने के बाद जब वसीयत पढ़ी गई तो नौमान गुस्से से लाल हो गया। हम दोनों को दमिश्क जाकर साबित करना होगा कि हम में कौन बेहतर है। यह कैसी वसीयत है, वह चीखा, जबकि कामरान खामोशी से वालिद की आखिरी ख्वाहिश के बारे में सोच रहा था। भाई, वालिद की यही आखिरी ख्वाहिश थी, हमें इसका एहतराम करना चाहिए, कामरान ने नौमान को समझाते हुए कहा। नौमान ने झर आलूद नजरों से उसे देखा और बोला, तुम्हारा दिमाग तो काम करता है ना? इस सफर में बहुत खतरात हैं, डाकू, लुटेरे, जंगल के जानवर। फिर वहां जाकर क्या हम एक ही जमीन पर काम करेंगे? कामरान ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। कुछ रुपए, खाना, पानी और 2 घोड़े। नौमान भी जाहिरी तौर पर तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह रास्ते में अपने भाई के लिए मुश्किलें पैदा करने का मंसूबा बना रहा था, ताकि वह अकेला ही दमिश्क पहुंच सके और तमाम जायदाद पर कब्जा कर सके। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर बगदाद से दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। रास्ता लंबा और पुरखतर था। कई दिन का सफर, कई रातों की नींद हराम। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन कामरान का घोड़ा अचानक बीमार हो गया। अजीब बात है, सुबह तो बिल्कुल ठीक था, कामरान ने हैरानी से कहा। नौमान ने मसनूई हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अफसोस भाईजान, लगता है आपकी किस्मत में दमिश्क जाना नहीं है। कामरान अपने घोड़े की नब्ज देखते हुए बोला, अजीब बात है, इसकी नब्ज तो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर उसने घोड़े की जीन के नीचे हाथ डाला और एक छोटा सा कांटा निकाला। कामरान की आंखें नौमान पर टिक गईं और उसके चेहरे पर एक अजनबी सी समझ उभर आई। कामरान ने कांटा हाथ में पकड़कर नौमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में गम था, गुस्सा नहीं। क्या तुम इतनी जायदाद के लिए अपने सगे भाई के साथ ऐसा करोगे? नौमान ने नजरें चुराई और झूठी कस्में खाने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तुम्हारा वहम है, तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो। कामरान ने पानी से अपने घोड़े की झकमी पीठ को धोया। वह जानता था कि अब सफर में ताखिर होगी और नौमान उससे पहले दमिश्क पहुंचने की कोशिश करेगा। भाई, मैं तुम्हारे साथ एक काफिले में सफर करना चाहता हूं, अकेले जाना खतरनाक है। नौमान मुस्कुराया, नहीं, मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूं, तुम आराम से आना। अगली सुबह नौमान घोड़े पर सवार होकर आगे निकल गया। कामरान ने अपने झकमी घोड़े को आराम देने का फैसला किया। करीब के एक गांव में एक बूढ़े चरवाहे ने उन्हें पनाह दी। बेटा, तुम्हारी आंखों में सदाकत है, लेकिन गम भी है, बूढ़े चरवाहे अबू हसन ने कहा। कामरान ने आह भरी और पूरी कहानी सुना दी। यह दुनिया इम्तिहान है बेटा, जो सब्र करता है अल्लाह उसे नवाजता है। अबू हसन ने हकीमाना अंदाज में कहा, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। दमिश्क का रास्ता सिर्फ एक ही नहीं है, 2 रास्ते हैं। एक आम, जिसे सब जानते हैं, और एक खास, जिसे सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं। अबू हसन ने कामरान को एक नक्शा दिया। यह दूसरा रास्ता ज्यादा सीधा और महफूज है, लेकिन सहारा से गुजरता है। इसमें एक खास जगह है जहां प्यासे मुसाफिर के लिए पानी का चश्मा है। कामरान की आंखों में उम्मीद जगी। वह 2 दिन बाद ताजा दम घोड़े के साथ नए रास्ते पर चल पड़ा। दूसरी तरफ नौमान को रास्ते में बदमाशों ने घेर लिया। ऐ मुसाफिर, तेरे पास जो कुछ है सब हमारे हवाले कर दे, उनका सरदार चीखा। नौमान ने पहले तो मजाहमत की, फिर जान बचाने के लिए अपना सारा सामान लुटा दिया। वह भूखा, प्यासा और गुस्से से भरा हुआ आगे बढ़ता रहा। तीसरे दिन नौमान एक कारवानसराय में रुका। वहां उसे एक ताजिर मिला जो दमिश्क जा रहा था। तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ताजिर, जिसका नाम फारूक था, ने कहा। नौमान ने फौरन हां कर दी। उसे कोई अंदाजा नहीं था
कि यह ताजिर उसकी जिंदगी किस तरह बदल देगा। कामरान सहराई रास्ते पर चलता रहा। दिन का सूरज तेज था, रातों की सर्दी काटने वाली। चौथे दिन उसने दूर से एक आदमी को सहारा में गिरा हुआ दिखा। खतरे के बावजूद वह उसकी मदद के लिए दौड़ा। पानी, पानी, मरीज की जुबान से सिर्फ यही निकल रहा था। कामरान ने आखिरी पानी उस आदमी को पिलाया। शुक्रिया जवान आदमी, मैं इब्न सीना हूं, दमिश्क का हकीम, बादशाह का खास तबीब। यह सुनकर कामरान हैरान रह गया। अल्लाह ने कैसी किस्मत लिखी है। एक तरफ उसका भाई मुश्किलात में घिर रहा था, दूसरी तरफ वह दमिश्क के सबसे बड़े हकीम की जान बचा रहा था। 2 हफ्तों के सफर के बाद दोनों भाई अलग अलग रास्तों से दमिश्क पहुंचे। नौमान पहले पहुंच चुका था और अपने बाप की जमीन तलाश कर रहा था, लेकिन उसे बड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि उनके वालिद की जमीन दमिश्क के बादशाह के महल के करीब थी और वहां जाने के लिए खास इजाजत की जरूरत थी। उसके चेहरे पर तनाव था जब महल के दरवाजे पर एक आवाज आई, ऐ नौजवान, क्या तुम मेरे साथ अंदर आना चाहोगे? नामान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो फारूक ताजिर खड़ा था, जिसके साथ वो सफर में मिला था। तुम यहां? नामान हैरान हुआ। मैं सिर्फ एक ताजिर नहीं बल्कि बादशाह का खजांची भी हूं। फारूक मुस्कुराया। चलो तुम्हें बादशाह से मिलवाता हूं। नामान के चेहरे पर चालाक सी मुस्कुराहट फैल गई। यह तो सोने पर सुहागा हो गया, उसने सोचा। उसी वक्त दूसरे दरवाजे से कामरान भी दाखिल हुआ। उसके साथ हकीम इब्न सीना थे। दोनों भाई आमने सामने आ गए। नामान की आंखों में हैरानी और गुस्सा था। तुम यहां कैसे पहुंचे? उसने दांत भींचकर पूछा। कामरान मुस्कुराया। अल्लाह की मदद से भाई, वही राह दिखाता है, वही मंजिल तक पहुंचाता है। हकीम इब्न सीना ने बादशाह को कामरान की बहादुरी का किस्सा सुनाया कि कैसे उसने सहरा में अपना आखिरी पानी देकर उनकी जान बचाई। बादशाह कामरान की तरफ मुतवज्जह हुआ। नौजवान, ऐसी इंसानियत कम देखने को मिलती है। बताओ तुम हमारे मुल्क में किस लिए आए हो? कामरान ने अदब से अपने वालिद की वसीयत का जिक्र किया। अच्छा, तो तुम दोनों भाई हो? बादशाह ने हैरत से कहा। तुम्हारे वालिद बहादुर ताजिर महमूद मेरे दोस्त थे। उनकी जमीन इस शहर के सबसे कीमती इलाके में है। नामान की आंखें चमक उठी। बादशाह ने आगे कहा, लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं दे सकते। तुम्हें दोनों को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। बादशाह ने ऐलान किया, 3 माह तक तुम दोनों भाई मेरे महल में खास मुलाजिम रहोगे। मैं तुम्हारी ईमानदारी, काबिलियत और किरदार का इम्तिहान लूंगा। कामरान ने खुशी से सर झुका दिया, जबकि नामान के चेहरे पर फिक्र के बादल मंडलाने लगे। उसे ईमानदारी में अपना भाई भारी नजर आ रहा था। पहले हफ्ते में नामान ने महल में अपनी जगह बना ली। बादशाह के खजांची फारूक की मदद से उसने सबको अपना मुरीद बना लिया। सब उसकी तारीफें करने लगे। क्या ज़हीन नौजवान है। दूसरी तरफ कामरान खामोशी से अपने फराइज निभा रहा था, लेकिन उसे कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही थी। एक दिन महल में एक कीमती हीरा गुम हो गया। बादशाह गुस्से से भड़क उठा। जिसने भी यह हीरा चुराया है उसका हाथ काट दिया जाएगा। फारूक ने कामरान पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। यही वो वक्त था जब कामरान ने रात को नमाज में गिरिया जारी की, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, मेरी मदद फरमा। अगली सुबह जब कामरान को सजा दी जाने वाली थी, एक नौजवान खादिमा सामने आई। मैंने कल रात फारूक और नामान को बाग में बात करते सुना था। वो हीरा छिपाने की बात कर रहे थे। बादशाह ने हैरान होकर नामान और फारूक की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर दहशत तारी थी। मेरे कमरे की तलाशी लो, नामान चिल्लाया। मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। नामान ने सुकून का सांस लिया। फिर फारूक का कमरा तलाश किया गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। अचानक एक फौजी दौड़ता हुआ आया। जहान पनाह, हमें बाग में एक छुपी हुई जगह मिली है, वहां हीरा मौजूद है और साथ एक खत भी। खत में फारूक की नामान को हिदायतें थीं कि वो हीरा छुपाकर कामरान पर इल्जाम लगाए। नामान पीला पड़ गया और फारूक के कदमों में गिर पड़ा। माफी जहां पनाह, यह सब फारूक का मंसूबा था। फारूक चिल्लाया, झूठ, यह नामान की ही चाल थी। बादशाह ने गुस्से से दोनों को कैद करने का हुक्म दिया। कामरान को रिहा कर दिया गया और उसे एजाज बख्शा गया। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। कामरान को बादशाह ने अपना खास सलाहकार बना दिया, लेकिन उसके दिल में अपने भाई की फिक्र थी। जहां पनाह, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, कामरान ने अदब से कहा। मेरे भाई ने गलती की है, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं है। क्या आप उसे एक मौका दे सकते हैं? बादशाह ने हैरानी से कामरान को देखा। तुम्हारी बड़ी दिल की दरख्वास्त है। जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, तुम उसी के लिए सिफारिश कर रहे हो, बादशाह ने कहा। आप नमान को किसी दूर दराज इलाके में भेज दें जहां वह समाज की सेवा करे। बादशाह ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन फारूक कैद में ही रहेगा। नमान को दूर दक्षिणी इलाके में एक पुल की निर्माण का काम सौंपा गया। कुछ हफ्ते बाद महल में एक अजनबी आया। मैं बगदाद से आया हूं, मेरे पास महमूद ताजिर की जायदाद के बारे में नई जानकारी है। उसने बादशाह को एक पुराना दस्तावेज दिखाया, जिसमें लिखा था कि महमूद की दमिश्क की जमीन दरअसल उनके भाई की थी, न कि उनकी अपनी। यह जमीन अब मेरी है, अजनबी ने दावा किया। यह खबर सुनकर कामरान के पैरों तले जमीन निकल गई। इतना सफर, इतनी मुश्किलें, सब बेकार।
बादशाह ने दस्तावेज की जांच करने का हुक्म दिया। अगले दिन कामरान को जो खबर मिली उसने उसे तोड़ कर रख दिया। दस्तावेज असली लगता है, यह जमीन उस अजनबी की है जो तुम्हारे पिता का भतीजा मुजफ्फर है। कामरान अपने कमरे में बैठकर रो पड़ा, या अल्लाह, क्या मेरी किस्मत में सुकून नहीं। इसी समय फारूक का साथी मंसूर कैद से फरार हो गया और दक्षिणी इलाके में पहुंच गया जहां नमान काम कर रहा था। नमान, मैं तुम्हें आजाद कराने आया हूं। कामरान ने तुम्हें धोखा दिया है। असली जमीन तुम्हारे चाचा जाद भाई मुजफ्फर की है। नमान और मंसूर ने मिलकर साजिश की। वे रात को पुल के कर्मचारियों को बहकाकर अपने साथ मिलकर दमिश्क पर हमला करने का प्लान बनाने लगे। कामरान की जान को भी खतरा था। कामरान बेखबर था। उस रात वह तहज़्ज़ुद में गड़गड़ा रहा था, या अल्लाह, मुझे राह दिखा, मेरा भाई गलत राह पर है, मेरी मदद फरमा। और उसी समय अल्लाह की रहमत बरसने लगी। कामरान को नमाज में एक ख्याल आया। उसने बादशाह की किताबों की लाइब्रेरी में जाकर महमूद ताजिर के बारे में सारी ऐतिहासिक किताबें खंगालनी शुरू कर दी। पूरी रात वह पढ़ता रहा और सुबह होते होते उसे एक अहम दस्तावेज मिला जिसमें सबूत था कि मुजफ्फर झूठ बोल रहा है। इसी दौरान दक्षिण में नमान और मंसूर फौज जमा कर चुके थे। आज रात हम दमिश्क पर हमला करेंगे, नमान चिल्लाया। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया। बेटा, अल्लाह के लिए रुक जाओ, तुम्हारा भाई कामरान तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। यह अब्बू हसन थे, वही चरवाहे जिन्होंने कामरान की मदद की थी। नमान ठिठक गया। क्या मतलब? अब्बू हसन ने बताया, कामरान ने बादशाह से तुम्हारी सजा कम करवाई और अब वह असली दस्तावेज की तलाश में है। मुजफ्फर एक धोखेबाज है जो तुम्हें और तुम्हारे भाई को दुश्मन बनाना चाहता है। नमान पर हकीकत खुलने लगी। अब्बू हसन ने आगे कहा, तुम्हारे पास अब भी समय है बेटा, अल्लाह का नाम लो और सीधे रास्ते पर चलो। नमान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने भाई के साथ कितना बुरा किया, लेकिन वह अब भी मेरी फिक्र करता है। उसने मंसूर को गिरफ्तार करवा दिया और तेजी से दमिश्क की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ कामरान बादशाह को असली दस्तावेज दिखा चुका था। बादशाह ने मुजफ्फर को गिरफ्तार करवा लिया। अचानक दरबार में हलचल मच गई। जहां पनाह नमान वापस आ गया है और वह कामरान से मिलना चाहता है। कामरान दरबार में खड़ा हो गया जब नमान प्रवेश किया। नमान की आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था। भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। वह कामरान के सामने घुटनों के बल गिर गया। मैंने अपने लालच में तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी जिंदगी खतरे में डाली। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कामरान ने नमान को गले लगा लिया। मेरे भाई, मैंने तुम्हें कभी अपना दुश्मन नहीं माना। बादशाह प्रभावित हुआ, लेकिन उसे शक था कि नमान की तौबा असली है या नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक आखिरी इम्तिहान में कामयाब हो, बादशाह ने कहा। तभी मैं फैसला करूंगा कि जमीन किसको मिलेगी। बादशाह ने दोनों भाइयों को एक मुहरबंद खत दिया। तुम दोनों यह खत सरहद पर मौजूद मेरे सेनापति को दोगे। इसमें अहम पैगाम है। दोनों ने सिर झुकाकर हुक्म स्वीकार किया। नमान के दिल में हल्का सा शक था, कहीं यह मेरा इम्तिहान तो नहीं? लेकिन उसने अपने आप को समझाया, नहीं, मुझे अपने भाई पर शक नहीं करना। रास्ते में एक मुसाफिर ने उन्हें रोका। आप बादशाह का खत ले जा रहे हैं? उसने कहा। आपको पता है इसमें क्या लिखा है? बादशाह ने हुक्म दिया है कि आप दोनों को कैद कर लिया जाए। नमान घबरा गया, लेकिन कामरान ने कहा, हम बादशाह के हुक्म पर चलेंगे, चाहे इसमें हमारी मौत ही क्यों ना लिखी हो। वह आदमी दरअसल बादशाह का जासूस था। उसने देखा कि दोनों भाई परीक्षा में पूरी तरह खरे उतरे। सरहद पर पहुंचने पर सेनापति ने खत पढ़ा और मुस्कुराया। बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें बादशाह के खजाने का एक संदूक दिया जाए। सेनापति ने एक भारी संदूक उनके हवाले किया। यह तुम्हारे पिता की अमानत है। संदूक में एक पुरानी किताब थी और एक असली वसीयतनामा। कामरान ने वसीयतनामा पढ़ा और आंखें बंद कर लीं। हमारे पिता ने लिखा है, मेरे प्यारे बेटों, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम दोनों में से कोई एक या दोनों मेरे असली इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। मेरी जमीन का मालिक वही होगा जो नेक दिल हो, ईमानदार हो और अपने भाई की भलाई चाहे। नमान ने पूछा, तो क्या सारी जमीन तुम्हारी है भाई? कामरान ने मुस्कुराकर वसीयतनामा आगे पढ़ा। अगर तुम दोनों एक साथ इस तक पहुंचे हो तो जमीन दोनों की है, लेकिन अगर एक ने दूसरे को धोखा दिया है। संदूक में एक और दस्तावेज था। यह तो एक वक्फनामा है। कामरान हैरान हुआ। हमारे पिता ने लिखा है कि अगर हम दोनों भाई इम्तिहान में नाकाम होते हैं तो जमीन मसीनों के नाम वक्फ कर दी जाए। नमान की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा जान, हम दोनों को सबक सिखाना चाहते थे। कामरान और नमान दमिश्क लौटे। बादशाह ने पूरा किस्सा सुनकर फैसला सुनाया। चूंकि तुम दोनों ने आखिरी इम्तिहान पास कर लिया है, इसलिए जमीन तुम दोनों की है। नमान ने कहा, नहीं जहांपनाह, मैं अपना हिस्सा कामरान को देना चाहता हूं। कामरान ने भी इनकार किया और मैं चाहता हूं कि नमान इसे संभाले। मैं वापस बगदाद जाना चाहता हूं। बादशाह ने दोनों भाइयों को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, दोनों पर रहम करो, लेकिन एक चीज बताओ, वह संदूक में मौजूद किताब क्या है जो तुमने नहीं खोली? कामरान ने संदूक से किताब निकाली। इस पर सुनहरी अक्षरों में लिखा था,
किस्मत का खेल। बादशाह ने कहा, खोलो इसे। जैसे ही कामरान ने किताब खोली, वहां से एक चमकदार हीरा निकला, वैसा ही जैसा फारूक ने चुराया था। सभी लोग सांस रोके देख रहे थे। क्या अल्लाह इन दोनों भाइयों की नेकी को स्वीकार करेगा? हीरा देखकर बादशाह खड़ा हो गया। यह वही हीरा है जो चोरी हुआ था, लेकिन यह तुम्हारे संदूक में कैसे आया? कामरान और नमान हैरान थे। बादशाह ने किताब के अगले पन्ने को खोला, जहां लिखा था, बेटो, यह हीरा मेरा है, इसे तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था, अब यह तुम्हारा है। दस्तखत थे बादशाह के पिता के। अब समझ आई, बादशाह ने कहा, मेरे पिता ने यह हीरा तुम्हारे पिता को अमानत दिया था। फारूक ने जो हीरा चुराया था वह नकली था। एक हाकिम दौड़ता हुआ आया, जहां अपना फारूक कैद से फरार हो गया है। बादशाह ने फौरन सैनिकों को उसकी तलाश का हुक्म दिया। फिक्र न करें, वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता। बादशाह ने किताब के आखिरी पन्ने को खोला, जिस पर महमूद ताजिर की लिखावट थी। मैंने तुम्हें इम्तिहान में डाला, यह जानने के लिए कि तुम में से कौन मेरी जायदाद का असली वारिस है। असली दौलत माल में नहीं, ईमान में है। ईमानदारी, सच्चाई और मोहब्बत, यही असली विरासत है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। उसी समय महल के बाहर शोर सुनाई दिया। सैनिक फारूक को पकड़ कर लाए थे। जहां अपना हमें उसे शहर के दरवाजे से बाहर जाते हुए पकड़ा। फारूक कांप रहा था। माफी चाहता हूं, वह गिड़गिड़ाया। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे कैद में डालो, लेकिन उसकी जान न लो, शायद समय के साथ उसे भी समझ आए। नमान कामरान के सामने झुक गया। भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। मैं लालच में अंधा हो गया था। कामरान ने उसे उठाया। भाई, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह ने हमें दोबारा मिला दिया, यही सबसे बड़ी नेमत है। बादशाह ने दोनों भाइयों की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पिता महमूद एक हकीम इंसान थे। उन्होंने तुम्हारे दोनों के किरदार को परखने के लिए यह इम्तिहान रखा। अब वह जमीन तुम्हारे दोनों की है। नमान ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मैं इसका हकदार नहीं हूं, यह सब कामरान का है। नहीं भाई, कामरान ने कहा, हमारे पिता चाहते थे कि हम दोनों मिलकर रहें। उसने नमान का हाथ थामा। आओ हम इस जमीन पर एक ऐसा मदरसा बनाएं जहां गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त करें। नमान की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे एक बार फिर शर्मिंदा कर दिया भाई, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। 1 साल बाद वही जमीन पर एक खूबसूरत मदरसा बन चुका था। सैकड़ों बच्चे वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कामरान और नमान दोनों मिलकर इसे चला रहे थे। एक दिन बादशाह वहां तशरीफ लाए। मैं तुम दोनों पर गर्व करता हूं। तुमने साबित किया कि असली दौलत माल में नहीं, नेकी में है। फारूक को भी माफी मिल गई थी और वह मदरसे में हिसाब का शिक्षक बन गया। मैंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है, उसने कहा। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी नेकी की राह पर बिताना चाहता हूं। कामरान ने मुस्कुराकर नमान से कहा, देखो भाई, यही है किस्मत का खेल। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे हिदायत दे। उस दिन से कामरान, नमान और फारूक एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। लोग कहते थे कि अल्लाह ने उनके मदरसे को इतनी बरकत दी कि वहां से निकले हर बच्चे ने ज्ञान और नेकी की रोशनी फैलाई। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है? हमेशा याद रखें, असली कामयाबी अच्छे अखलाक और नेक अमल में है। सनहरी किस्से को सब्सक्राइब करें और मजीद अखलाकी कहानियों के लिए हमारे साथ रहें।